मुश्किलों से भाग जाना आसान है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी अक्ष पर, बच्चे अक्ष निरक्ष नहीं, किसी भी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बच्चे बात करेंगे। ठीक है, तो लगाएंगे हेडिंग आज का। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r, थीटा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r, थीटा, इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है r दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर और थीटा एंगल पर। यह ध्रुवीय रूप है। आपने कक्षा 11 में गणित में पढ़ा होगा, ध्रुवीय रूप है ना, समीप संख्या में वही है r, थीटा, हाँ पोलर फॉर्म में है। पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे जब भी बिंदु लिखता है r दूरी होती है, थीटा क्या होता है? कोण होता है। ये ध्रुवीय रूप होता है गणित में, ठीक है ना। अब देखो बच्चे, हमारे पास क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है, ध्यान देना। इस पर माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। बात समझ रहे हो ना आप? ये क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है बच्चे। पूरी लंबाई क्या है? 2l है, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव की पूरी लंबाई क्या होती है? 2l, सबको पता है बच्चे। ये मध्य बिंदु क्या है इसका? O है। चलो बहुत सही। अब बच्चे आधी दूरी ये l और ये आधी l होती है। अब आप हमें ये बताओ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा किधर है? बताया गया है ना बच्चे, माइनस P से प्लस Q की ओर। बहुत सही, शाबाश। माइनस P से प्लस Q की ओर, मतलब माइनस P से प्लस P की ओर क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बच्चे होती है। क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा माइनस से प्लस की ओर, ये इसको हम रख दिया P वेक्टर, ठीक है। इसकी दिशा है माइनस से प्लस की ओर। अब देखो हमें कहा बच्चे, सवाल ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r, थीटा पर, ध्यान दो, मतलब मध्य बिंदु से r दूरी पर और थीटा एंगल पर, बात समझ रहे हो? वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर और थीटा एंगल पे एक बिंदु P है, और हमें इस बिंदु P पर जो है क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसे ही कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r, थीटा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो फॉर्मूला आने वाला है वो अक्ष और निरक्ष दोनों के लिए काम करेगा। कैसे? आओ समझते हैं। इतनी बात बच्चे समझ में आ गई क्या करना है? तो एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, क्लियर। इसको हमने A पॉइंट दिया नाम, इसको दिया नाम हमने B पॉइंट। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। इसका मध्य बिंदु O है, पूरी लंबाई 2l है। मध्य बिंदु से O से r दूरी पर थीटा कोण पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई समस्या किसी को है? नहीं। अब बच्चे देखो, अगर हम इस P को, ये P एक वेक्टर है ना, देखो ये P है, क्या है ये भैया? ये P यही तो है जो आपने P ऊपर दिखाया है। देखो ये वाला वेक्टर P क्या है? ये है। इस वेक्टर P को हमने बच्चे क्या किया? दो घटकों में वियोजित कर लिया। बात समझ रहे हो? एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। देखो इसको मिटा दे रहे हैं, यहां से यहां बना दे रहे हैं, चाहे यहां बना दो। अब बच्चे देखो, इस P को हमने दो घटकों में वियोजित कर लिया। एक क्षैतिज घटक थीटा की तरफ वाला,
एक क्षैतिज घटक थीटा की तरफ वाला क्या होगा, देखो आर को यहाँ रख दे, क्या मिटा के, देखो पी का क्षैतिज घटक क्या होगा, पी कॉस थीटा। कोई दिक्कत, जानते हो इसको आप, पी का क्षैतिज घटक पी कॉस थीटा, और बच्चे पी का ऊर्ध्वाधर घटक इसके लंबवत ये वाला, तो कहोगे सर ये पी साइन थीटा है, बोलो। अब भाई ये पी कैंसिल हो गया हमारा, क्यों भैया, हमने इसी पी को दो घटकों में तोड़ लिया है, बोलो हाँ या ना। कोई समस्या किसी को यहां तक है, नहीं है। देखो फिर से एक बार, इस पी का क्षैतिज में घटक थीटा की तरफ पी कॉस थीटा, और इस पी का लंबवत घटक पी साइन थीटा, या ऊर्ध्वाधर घटक कह सकते हो, है ना। अब देखो ये वैद्युत द्विध्रुव पी हमारा दो घटकों में टूट गया, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। अब बताओ भाई, इस पी कॉस थीटा के लिए ये बिंदु पी कहां पे है, अक्ष पे कि निरक्ष पे, पी कॉस, ये बिंदु पी कॉस थीटा के लिए ये बिंदु कहां है, अक्ष पे है भाई, उसी लाइन पे है। बात को समझो, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अब ये पी कॉस थीटा बन गया ना, इसको भूल जाओ, ये कट गया। अब ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है, ये पी कॉस थीटा है पी की जगह, तो इसके लिए इस द्विध्रुव आघूर्ण के लिए ये बिंदु कहां है, अक्ष पे है, उसी लाइन पे है, मतलब अक्ष पे है। और इस पी कॉस साइन थीटा के लिए ये बिंदु कहां है, उससे परपेंडिकुलर है ना, ये इससे परपेंडिकुलर है, तो ये लंब पे है, तो पी जो पी साइन थीटा है इस द्विध्रुव के लिए ये बिंदु क्या है, निरक्ष पे है। तो और अक्ष और निरक्ष का सूत्र हम लोग जानते हैं, पिछली क्लास में पढ़ गए हैं, तो अब वहां लगा सकते हैं। तो भाई ये निरक्ष का काम करेगा ये वाला द्विध्रुव, और ये वाला द्विध्रुव अक्ष का काम करेगा। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, बताओ। तो अब क्या करेंगे, शुरू करेंगे डेरिवेशन। आओ बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले वही बात फिर से लिखेंगे यहां, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू बिंदु आवेश स्थित है, ठीक है, माइनस क्यू व प्लस क्यू बिंदु आवेश स्थित है। आगे लिखेंगे द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई 2l व मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है। आगे लिखेंगे मध्य बिंदु से R दूरी पर थीटा कोण पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बोलो भाई, बात समझ में आई यहां तक, कोई दिक्कत है किसी को? ये थ्योरी आप लिख लोगे ना, जैसे हमने लिखा, देखो इसमें याद नहीं करना है, वो समझना है। जो जो आपने डायग्राम बनाया है, जो आपको करना है, आपका मोटिव क्या, मकसद क्या है, बता सकते हो ना, आराम से बता देना है क्या करना है। अब यहां तक इतना लिखने के बाद, इसके बाद बच्चे हमने क्या किया, इसके बाद हमने इस द्विध्रुव आघूर्ण P को दो घटकों में वियोजित किया है। तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव P को दो घटकों में वियोजित
करने पर, ठीक है ना भाई। एक बोलेंगे कौन, क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक क्या आया, तो भैया आ गया आपका P cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या आया, तो P sin थीटा, है ना। यहां तक कोई समस्या किसी को? अब ये बोलो जो P cos थीटा है किस तरह व्यवहार कर रहा है, अक्ष के निरक्ष के लिए है, तो P cos थीटा अक्ष पे है ना, तो लिखेंगे आगे P cos थीटा, P cos थीटा अक्ष पर है, P cos थीटा अक्ष पर है, अतः इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E एक्सिस के लिए बच्चे, अक्ष के लिए, हिंदी में लिख लो अक्ष ही लिख लो, है ना, P अक्ष ही लिख लो चलो। तो P अक्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, 2K और P, तो बच्चे P की जगह यहाँ क्या है, P cos थीटा। देखो तो वहाँ फॉर्मूले में पीछे P आया था ना, तो यहाँ क्या है P cos थीटा। देखो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अपॉन दूरी क्या है R, तो R का क्यूब। कोई समस्या किसी को यहाँ तक? इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बोलो भैया अक्ष का सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति में 2kp, तो P की जगह यहाँ P cos थीटा आया है बस, अपॉन R क्यूब, बिल्कुल सिमिलर है ना। अब बात करो P sin थीटा क्या है, P sin थीटा कहाँ है, तो कहेंगे निरक्ष पर है, निरक्ष पर है, तो इसके लिए भाई फॉर्मूला क्या है, E निरक्ष बराबर, E निरक्ष बराबर क्या है, तो कहोगे K, और P की जगह भाई क्या है P sin थीटा, है ना, P sin थीटा अपॉन R क्यूब। यहां तक कोई समस्या किसी को, दुख दर्द है? नहीं भाई। देखो अक्ष के लिए फॉर्मूला होता है 2kp बाई R क्यूब, तो यहाँ P की जगह P cos थीटा रख दिए, क्योंकि यहाँ P की जगह P cos थीटा आया है, P की जगह यहाँ पे P sin थीटा रख दिया बस, है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है kp बाई R क्यूब, इसलिए आ गया kp sin थीटा बाई R क्यूब। बोलो कोई समस्या यहां तक है आपको समझने में? इतना नोट कर लो बच्चे, अगर यहां तक कोई दुख दर्द आपको है तो आप बता दो, एक बार देख लो ध्यान से। देखो हमने कहा भाई P को हमने दो घटकों में विभाजित किया है, एक P cos थीटा, P sin थीटा। P के लिए ये बिंदु उसी लाइन पे है, मतलब अक्ष पे है, उसी लाइन पे मतलब अक्ष पे होता है, तो अक्ष के लिए लगा दिया सूत्र यहाँ पे 2kp cos थीटा बटे R क्यूब। भाई इस P sin थीटा के लिए ये B बिंदु लंबवत अक्ष पे है, उसके लंबवत अक्ष पे है। देखो P sin थीटा के लिए ये P कहाँ बिंदु है, उसके लंबवत अक्ष पे है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, ऐसा कर लेते ना, इसका नाम P है, सबका नाम हो गया, इसको चेंज कर लो भाई, इसका नाम दे दो X, है ना, P नाम ना, कोई और नाम रख दो, मान लेते हैं इसका नाम रख लेते हैं हम Y, नहीं कुछ और लिख लेते हैं, मान लो जिससे, मान लो हमने कह दिया ये X है, चलो ठीक है ना, XY कुछ भी लिख लो, मान लो X कह दिया हमने, क्योंकि ये यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ P कंफ्यूजन करेगा, तो जहां जहां P लिखा कहीं लिखा है हमने, इसको चेंज कर लेते हैं बिंदु X पर, ठीक है ना। देखो यही लिखे थे ना, और यहाँ तो P था, घटकों था ये ना, मिट गया है, समझ रहे हो भाई। हमने देखो ध्यान दो, हमने क्या किया, इस P बिंदु को हमने X बिंदु कह दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो बिंदु X पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, देखो सही भी कर दिए हैं, यहाँ ध्यान देना, एक बिंदु X है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्लियर है ना, अब कोई समस्या नहीं आएगी आपको, क्योंकि जो P कई जगह था उसका मतलब कंफ्यूज कर देगा आपको। ये P बिंदु है, उसको हमने X कर दिया इसलिए, और ये P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना। यहां तक नोट कर लो, अगर कोई समस्या बताओ आप, ठीक है जी, मिटाएं, इतना मिटा लें आप, नोट कर लियो ना आप। अब ध्यान देना भाई, अब इसके बाद, अब अगर ध्यान से आप देखोगे भाई तो इसमें क्या है, तो आप कहोगे इसमें दो बातें यहां पे आपको समझनी है। ये बताओ अक्ष के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, तो कहोगे अक्ष के लिए उसी लाइन पे होती है, उसी डायरेक्शन में। ये बात हमने परसों जब निकलवाई थी फार्मूले में बच्चे क्लास में, तो ये बताया था कि अक्ष के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में होती है ना, अक्ष के लिए
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसी दिशा में होती है, तो इसको ई अक्ष बोलेंगे, है ना, बात समझ रहे हो। और निरक्ष के लिए क्या बोलोगे, निरक्ष ये है, निरक्ष ये है, तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे एक्स बिंदु पे किधर होगी। अब देखो हिंट दे रहे हैं, निरक्ष पे याद है कैसे आया था, देखो ये डायग्राम बना था, देखो ये डायग्राम बना था भैया, और वैद्युत द्विध्रुव ये माइनस क्यों था, ये प्लस क्यों था, ये डायरेक्शन पी की थी, और नेट वैद्युत क्षेत्र इधर आया था, याद करो ई नेट, याद है कल की क्लास में किए थे हम। तो वैद्युत द्विध्रुव से यानी पी से अपोजिट दिशा में आया था ई नेट, कहां पे, कल वाली क्लास में, निरक्ष के लिए पी के अपोजिट दिशा में आया था ना। अब देखो पी हमारा ये है, ये नहीं है, कूट गया, ये है पी हमारा ये है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इधर, बहुत सही, शाबाश, ये होगा भाई। तो ई क्या है, ई निरक्ष है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बात हमने कल आपको क्लियरिफाई भी किया था कि कैसे ये है, क्योंकि यहाँ काम है, बात समझ आ गई ना। देखो P इधर है, ई नेट इधर आया था अपोजिट डायरेक्शन में, तो वही हमारा P अगर ये है तो अपोजिट ये इसका होगा, इन निरक्ष ये है। क्लियर है मामला यहाँ तक का, कोई समस्या किसी को हुई ई नेट समझने में। अब देखो ई नेट जो है इन दोनों के बीच से जाएगा, ई नेट भैया इन दोनों के बीच से जाएगा, यहाँ से नेट वैद्युत क्षेत्र, देखो ये ई नेट है, ई नेट है, आओ ई नेट निकालते हैं, दोनों कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है ना, ई अक्ष और ई निरक्ष दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो नेट तीव्रता कितनी होगी, तो भाई ई नेट होगा रूट ओवर पाइथागोरस लगा लो, ई अक्ष का स्क्वायर प्लस ई निरक्ष का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अच्छा ऐसा क्यों लगा रहे बताएं, क्योंकि भैया cos 90 है इनके बीच का एंगल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाओगे आप तो cos 90 जीरो हो जाएगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, चाहे वहां सोच लो। ये तो ऐसा सोचो कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर तो बराबर होता है ना, तो पाइथागोरस लगा लो, बात तो वही हुई ना। क्लियर मामला है यहाँ तक का। अब देखो ई अक्ष की वैल्यू यहां से डालो आप यहां, तो क्या आएगा, देखो ई नेट आएगा रूट ओवर, भाई अक्ष की वैल्यू क्या है 2k p cos थीटा बटे r क्यूब, इसका पूरे का भाई होल स्क्वायर, और प्लस निरक्ष क्या है k p sin थीटा बटे r क्यूब, इसका पूरे का स्क्वायर, बात समझ रहे हो। अब जो है ध्यान दो भाई, दोनों में कॉमन क्या है 2kp, नहीं 2 नहीं है, kp बाई क्यूब ना, तो देखो रूट के अंदर कॉमन ले लो kp बाई r क्यूब, इसका स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 2 cos थीटा का स्क्वायर, भैया स्क्वायर अभी भी है देख लो, स्क्वायर नहीं हटाया, स्क्वायर लेकर कॉमन लिया है, यहां से प्लस यहां से क्या बचेगा केवल साइन थीटा का होल स्क्वायर। बात क्लियर हुई यहां तक। देखो इन दोनों में केपी बटे आर क्यूब कॉमन लिए हैं, इतना समझ में आ गया। यहां तक किसी कोई तकलीफ बताओ, एक बार देख लो ध्यान से, देख लिए ना, चलो बहुत सही। अब देखो भाई आगे समझो, अब यहां से देखो केपी बाई आर क्यूब का स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जो रूट के बाहर लाएंगे तो एक बार आएगा, तो एक बार आया केपी बटे आर क्यूब, बोलो कोई दिक्कत है नहीं, तो रूट में 2 cos थीटा का स्क्वायर क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। क्लियर मामला। अब देखो भाई के पी बाई आर क्यूब रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बोलो कोई दुख किसी को है भाई, 3 1 4 तो होता है ना, 3 1 4 हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा क्यों किया समझ पा रहे हो आप, बहुत सही, हाँ शाबाश, ये 1 हो जाएगा। तो केपी बटे आर क्यूब, देखो बेसिक कैलकुलेशन आपको भाई आनी चाहिए, रूट के अंदर 3
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये पूरा 1 हो गया भाई। ये पूरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहली आइडेंटिटी है, क्लास 10 में ही आप पढ़ लिए हैं इस बात को। तो हमारा ई नेट का फॉर्मूला आ गया इतना, कितना आ गया, ई नेट बराबर KP/r³ इंटू रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बोलो समझ में आई मामला भाई? ये फाइनल फॉर्मूला हमारा है, क्या गया, KP/r³ इंटू रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको याद कर लो। अब ये किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारा डिराइव हो चुका है। अगर किसी को यहां तक समस्या है भाई, कोई कुछ दिक्कत हो समझने में, तो आप बता सकते हो। एक बार आपको हम बता दें फिर से, बोलो कोई समस्या किसी को है यहां तक समझने में? देखो ले, यही फॉर्मूला हमारा है किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। नोट हो गया पूरा कैलकुलेशन? नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं इस पे। तुम्हें अक्षीय निरक्षीय यहां से निकाल के हम दिखा दे रहे हैं कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले से। और इसका नेट वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो भी निकालना होगा यहां से। अब देखो, मान लो नेट वैद्युत क्षेत्र जो है अक्ष के साथ 5 डिग्री पे है भाई। क्या है? 5 डिग्री पे है, मान लिए। तो अब ये tan phi आपको यहां से निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? tan phi। अच्छा ये बताओ, अगर हम दिशा निकालें, ई नेट की दिशा, ई नेट की दिशा यानी नेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा भाई, तो क्या आएगा, tan phi बराबर, ध्यान देना भाई, tan phi बराबर, ये अगर एंगल लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो लंब कौन है? ई निरक्ष। तो ई निरक्ष बटे ई अक्ष, बोलो हाँ या ना? तो ई निरक्ष का सूत्र आज हम क्या बताए आपको, KP cos, सॉरी साइन आया था, KP साइन आया था, इसमें निरक्ष में साइन भाई आया था, KP साइन थीटा बटे r³। ई अक्ष क्या बताए थे, 2KP cos थीटा बाई r³। कोई समस्या किसी को है? देखो भैया, ये एंगल लिए हैं तो ये परपेंडिकुलर लंब है, ये आधार है। देखो त्रिभुज बनाओ यहाँ पे, ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार tan थीटा ही होता है ना? नेट वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो निकालोगे ना बच्चे, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो, ई r³ से ई r³ गया, ई K से ये K गया, P से ये P गया, क्या बचा, 1/2 और साइन बटे कॉस tan P, मतलब tan थीटा। बस सब यही फार्मूला है। तो tan phi क्या आ गया, 1/2 tan थीटा, tan थीटा, ठीक है ना? क्या आ गया, tan phi बराबर 1/2 tan थीटा। ये आ गया रिजल्टेंट, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किससे, अक्ष वाले से कितनी एंगल पे जा रहा है। मतलब ये किसी एंगल पे है ना नेट, कितने, अक्ष से 5 डिग्री पे माना हमने, तो फाई का मान यहां से निकाल लेंगे। अगर फाई निकालोगे यहां से तो क्या होगा, देखो फाई बराबर अगर निकालोगे तो भैया ये tan उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 tan थीटा। बात समझ रहे हो ना? बस ये हो गया हमारा फाइनल। क्लियर? तो डायरेक्शन भी हमने निकाल दी। किसी कोई समस्या है डायरेक्शन को समझने में यहाँ? बोलो जी। नहीं? अब भाई हमने क्या निकाला, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी और दिशा निकाल दी। इतना नोट कर लो। कोई समस्या बताओ भाई पहले। तो बच्चों हमने देखा कि नेट वैद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु पर फॉर्मूला आता है हमारा KP/r³ इंटू में रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और दिशा आती है फाई बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई समस्या है? नहीं। अब बच्चे देखो आगे कैसे करते हैं। अब मान लो हमें इससे अक्ष निकालना है, नेट वैद्युत क्षेत्र हमारा ये है, इससे अगर हमें अक्षीय स्थिति का तीव्रता का सूत्र निकालना है तो बताओ अक्ष के लिए एंगल कितना होता है। अगर अक्ष के लिए थीटा 0 होगा भाई, क्योंकि अक्ष के लिए देखो डायग्राम ये बना था, ये माइनस था, ये प्लस था, इसी लाइन पे अक्ष पे हम ई निकाल रहे थे वैद्युत क्षेत्र पी बिंदु पर। याद आया आपको? तो अक्ष के लिए एंगल कितना 0 था ना, उसी लाइन पे निकाल रहे थे। तो अक्ष के लिए क्या डालेंगे इसमें, अक्ष के लिए
थीटा बराबर 0 डाल दो आप, यहाँ डाल के देखो बच्चे, तो ई अक्ष क्या आएगा, देखो ई अक्ष तो आएगा के पी बटे आर क्यूब रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। cos 0 का 1 बच्चे क्या होता है 1, तो 3 प्लस 1 4, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो आ गया ई अक्ष कितना आया, ई अक्ष आ गया भैया 2kp/r क्यूब। बोलो वही फॉर्मूला आया कि नहीं आया, आ गया ना। देखो जो फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अक्ष के लिए, देखो वही फॉर्मूला यहां से आ रहा है। क्या किए हम, थीटा का मान 0 डाल दो इसमें बस, क्योंकि वहां पे अक्ष के लिए थीटा 0 था, देख लो। और अगर बात करें आप निरक्ष के लिए, तो निरक्ष के लिए थीटा कितना डालेंगे, बहुत सही, थीटा बराबर 90 डिग्री। मतलब द्विध्रुव से, देखो निरक्ष का डायग्राम समझ लो, यहाँ पे ये माइनस क्यू प्लस क्यू था, ये मध्य बिंदु था, इससे देखो बिंदु P यहाँ था, इससे P से देखो P से 90 डिग्री पे था ना, तो थीटा कितना डालेंगे 90 डिग्री डालेंगे, देख लो ध्यान से। तो यहाँ आएगा ई निरक्ष, ई निरक्ष आएगा kp/r क्यूब इंटू 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। भैया देखो ध्यान से, cos 90 का मान 0, तो ये पूरा 0 हो गया, बचा 1, 1 का रूट 1 होता है, खत्म ही हो गया मतलब। तो आ गया kp/r क्यूब। बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई समस्या हुई। देखो अक्ष और निरक्ष दोनों यहाँ से आ जा रहा है, तो ये फॉर्मूला बेहतरीन है, kp/r क्यूब रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये सबसे बेहतरीन फार्मूला आपके लिए है। बोलो हाँ या ना, तैयार कर लोगे आज के बाद इसको बच्चे, आप घर में जाके इसको अच्छे से 1-2 बार लिखेंगे, है ना। जब तक लिखेंगे नहीं तो तक याद नहीं होगा, जान लो, तो लिखना जरूरी है। बच्चे आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अच्छा इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते, आओ नोट करो कच्चे, इस पर बच्चे हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक सवाल इस फॉर्मूले पे करेंगे। अब बच्चों सवाल आपके सामने है, करा कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर -10 माइक्रोकूलाम और +10 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश है, ध्यान देंगे बच्चे, और इसकी लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर पूरी है, और इस मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से कितना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 37 डिग्री के एंगल पर एक बिंदु X है। इस बिंदु X पे हमें नेट तीव्रता बच्चों ज्ञात करनी है। पिछला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वहीं पे सवाल आ गया, ठीक है ना। तो ई नेट निकालना है X पे, हमें क्या निकालना है, ई नेट निकालना है X बिंदु पे। तो फॉर्मूला क्या होगा, kp/r क्यूब रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बोलो बच्चे कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे P का मान कैसे निकले भैया, देखो P बराबर होता है Q इंटू 2L। भैया देखो P बराबर Q क्या है 10 माइक्रोकूलाम, तो 10 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम बन गया। आवेश को देखो 10 माइक्रोकूलाम को कूलाम बना दिए, और दूरी कितना है पूरी है, देखो 2L दूरी पूरी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, 10 गुणे 10⁻2, 10 गुणे 10⁻2 मीटर बना दिए ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो इतना क्या है कूलाम इंटू मीटर मात्रक, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लो, तो 10 गुणे 10 100, तो ये 100 से ये वाला 100 गया, केवल 10⁻6 कूलाम मीटर बचा। बोलो हाँ या ना, क्लियर। P का मान निकल गया। अब देखो बच्चे जहां दूरी है R का मान 10 सेंटीमीटर है, तो दूरी 10 सेंटीमीटर को मीटर बना लो यहीं पे, 10/100 मीटर यानी 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप यहाँ एंगल कितना है 37 डिग्री, और हमें cos 37 का मान निकालना है। तो इसके लिए आपको एक ट्रायंगल याद कराया गया है क्लास 11 से, बहुत सही, शाबाश। तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनवाया गया है, कई बार बताया गया है।
कि ये 90 डिग्री होता है, ये 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री है। ये ट्रायंगल इसको आपको याद कर लो, 37 के सामने 3 होता है, 53 के सामने 4 होता है, 90 के सामने 5 होता है। ये एक ट्रायंगल, बेसिक ट्रायंगल है, क्लास 11 में 100 बार बताया गया बच्चे, और आपको याद कर लेना है इसको, है ना। फिजिक्स में हमेशा काम आएगा ये, मैथ में काम नहीं करेगा ये, ठीक है, ये भी बात है, इसका डिस्क्लेमर भी है, मैथ में काम नहीं करता ये। अब देखो यहाँ से cos 37 निकालो आप, तो cos 37 कितना आएगा बच्चे, आधार बटे कण, आधार 4 बटे कण 5, 4 बटे 5। इतनी बात समझ में आई। देखो cos 37 कैसे निकाल दिए, और ये ट्रायंगल आपको लर्न कर लेना बच्चे, याद करो, इसे याद रखना, ठीक है, इसे याद रखना, बहुत काम आएगा ये, कई बार काम आएगा अभी भी। अब देखो वैल्यू डाल दो, k की वैल्यू क्या है, 9 गुणे 10 घात 9, ठीक है बच्चे। p का मान क्या है वह निकाले हैं, 10 की पावर -6 बटे r क्यूब क्या है, 1 बटे 10 का क्यूब, समझ रहे हो कि नहीं बच्चे, इंटू 3 cos थीटा की वैल्यू क्या है, 4/5 का स्क्वायर प्लस 1, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब बच्चों देखो 1 बटे 10 का क्यूब 1 बटे 1000 होगा, तो 1000 ऊपर जाएगा पलट के, तो आएगा 9 गुणे 10 की घात, देखो ये 9 ये 3 ये वाली पावर, देखो 9 ये 3 ये पावर, 9 3 12, 12 में 6 गया, 10 घात 6 डायरेक्ट, समझ में आया कि नहीं आया। 3 ये पावर ऊपर जाएगी, 6 3 9, 9 3 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, और गुणे में रूट के अंदर देखो भैया क्या है ये, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48 बटे 5 के स्क्वायर 25 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। आ गया 9 गुणे 10 की पावर 6 इंटू 25 से कम 25, तो आएगा कितना, 48 प्लस 25 कितना होगा, बोलो बच्चे, तो आएगा ये 5 8 8 5 13, और है ना, और 7 73, कितना आएगा, अरे 4 2 6 1 7 ना, 73 बटे 25, 73 बटे 25, बच्चे इसको क्या करो ना, जान दो 4 से गुणा भाग कर लो, क्यों, हम 100 बना रहे हैं, 4 से गुणा भाग, इससे क्या होगा ये 9 गुणे 10 घात 6 इंटू रूट में देखो ध्यान से, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 7 28 1 29, 292 बटे 100, 292 बटे 100, तो आ गया 9 गुणे 10 की घात 6। कैलकुलेशन देखो आपको सीखना है, कहाँ पे क्या स्टेप लगाना है, कैलकुलेशन दम तोड़ दे एक बार में। अब देखो रूट के अंदर आ गया 2.92, 2.92 अप्रोक्सीमेट 3 के आसपास है, ये लगभग 3 के आसपास है ना, सबको समझ में आया। तो भाई 3 का वर्गमूल कितना लगभग होता है, देखो 2 का 4 होता है ना, 1.5 का 2.25 होगा, 2.25 ज़्यादा है ना, तो 1.5 का 2.25 होता है, 16 16 कितना होता है 256, तब भी कम है, 17 17 289, 17 1.7 के आसपास है ना, तो 1.7 निकाल ले बच्चे, देखो अप्रोक्सीमेट कर लेना आप, तो आएगा 1.7 इसका वर्गमूल गुणे 9 गुणे 10 की पावर 6, समझ में आया, 9 से गुणा कर लो, 17 ये 153, तो आ गया 15.3 गुणे 10 घात 6। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, इसका मात्रक भी पिछले साल पेपर में 22 में आया हुआ है, ठीक है, इसका मात्रक केवल वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, बहुत सही, इसको याद रखना है, ठीक है। ये भी एक नंबर का सवाल है, क्योंकि अब 20 नंबर का बहुविकल्पी होगा, तो उस 20 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मात्रक पूछेगा, विमीय सूत्र पूछेगा, राशि कैसे पूछेगा, ये सब तो हमें आना चाहिए, बेसिक बातें हैं। तो भाई धीरे धीरे तैयार कर चलो अभी से, ये नहीं कि बाद में पढ़ेंगे, नहीं अभी से पढ़ो, अभी से, आज से, ठीक है। नोट कर लो, कोई समस्या बताओ यहाँ तक।